नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने किन्नौर प्रवास के दौरान कल्पा के प्रीति गृह में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक के समापन सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास स्थान जिला कांगड़ा के फतेहपुर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं की व्यक्त। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जनजातीय जिला किन्नौर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किन्नौरी संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य में भाग लेने से अपने आप को नहीं रोक पाए। यह उनका अपना अलग ही अनुभव था, जिस पर उन्होंने कहा कि यहाँ आकर लगा कि हिमाचल आना सार्थक हुआ है। कहा कि यहाँ की संस्कृति सचमुच बेजोड़ है और लोगों में जो अपनापन है वह देश के अन्य किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलता है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने किन्नौर प्रवास के दौरान कल्पा के परिधि गृह में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और हर क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 50 नई योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ भाजपा के संगठनात्मक कार्यों को भी प्रभावित किया। अब जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रिफॉर्म से देश के आर्थिक महाशक्ति बनने का द्वार खुलने की बात कही। वह कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा काल में लाया गया बजट एक बेहतरीन बजट है और इसका मकसद भारत की आर्थिक व्यवस्था को आने वाले समय में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने व 125 करोड़ देशवासियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 1991 से भी ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। कोल, मिनरल, पावर, रक्षा क्षेत्र, सिविल एविएशन, सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के उन सभी क्षेत्रों में हमने ऐसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं जो भविष्य में सशक्त, समर्थ व समृद्ध भारत की इबारत लिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासन युक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। उन्होंने पार्टी के हर कार्यकर्ता व पदाधिकारी से आह्वान किया कि सरकार की इन उपलब्धियों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास के नए अवसरों को बढ़ाने, युवाओं के लिए नई ओपनिंग, मानव संसाधनों के लिए एक नया उच्च स्तर, बुनियादी ढांचे के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने, प्रौद्योगिकी की ओर चलने और बजट में नए सुधार लाने के दृष्टिकोण की कोशिश की गई है। सरकार ने लगभग 35% का खर्च बढ़ा दिया है। सड़कों में 1,18,000 करोड़, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़, पानी के जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 2,23,000 रुपए, वह भी 137% वृद्धि के साथ, मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 65,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बल देने के लिए 20,000 बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है। किसी ने बीच में से अच्छा सुझाव दिया कि अटल टनल के बारे में बोलिए। आप ही नहीं, आज पूरा देश बोल उठा है कि हिंदुस्तान को एशिया की या सबसे ऊंचाई पर जो टनल बनाकर दी, तो जो वर्षों से नहीं बन पाई, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर हिमाचल को करने का काम किया। उस समय भी कटाक्ष ही कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, आलोचना ही कर रही थी।
और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता देश के हर कोने में जमीन पे लगे हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज अगर दुनिया भर के देशों में कहा जाता है कि किसी देश ने जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है उन देशों में किसी देश का नाम आता है तो हमारे भारत का आता है मेरे भाइयों का। क्यों आया? क्योंकि मोदी जी ने नेतृत्व किया। मुझे आज भी याद है 24 मार्च को जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो माननीय गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और मुझे तीनों को वहां पर बुलाया गया प्रधानमंत्री जी के निवास पर। लगातार हमारी बैठकें 3-2 महीने तक इस पर होती रही। क्या करना चाहिए, संसाधन कम है, कितनी लंबी लड़ाई होगी किसी को पता नहीं। क्या आप में से किसी को पता था 24 मार्च को क्या होगा? किसी को कल्पना ही नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। कम संसाधनों के बावजूद मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, गरीब से गरीब भी, जो भूख के कारण मरे या भूखमरी के कारण मरे। हमें हर किसी को अन्न और धन देने का काम करना है। आज मैं यहां पर खड़ा होकर कह सकता हूं 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल और चना देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास स्थान जिला कांगड़ा के फतेहपुर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया का हाल ही में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व सांसद कृपा परमार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धर्मशाला में एसएमसी अध्यापक संघ पीरियड बेसिस के अध्यक्ष मनोज रोंगटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एसएमसी अध्यापकों के लिए पीटीए, पैरा, पेट, ईजीसी पीरियड आधार उर्दू पंजाबी अध्यापकों की तर्ज पर अनुबंध निधि का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 2585 एसएमसी अध्यापक राज्य में विशेषकर दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। संघ ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 5,55,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए संघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संकट के समय लोगों को राहत प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके उपरांत राज्य होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष जोगिंदर जैदिया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार रांगड़ा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से भेंट की और होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। 2012 के बाद हमारा एक लक्ष्य था कि इनके लिए कुछ रास्ता, कुछ जरिया बनता रहे और आगे बढ़ कर के ये बच्चे जो है, उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ कर के काम किया। आने वाले समय में भी हमारी कोशिश यही होगी कि बेहतर कैसे हो सकता है आप सबके लिए, उन सारी चीज़ों के लिए रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ करके हम निकालने की कोशिश करेंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा। सब्र और संयम आप रखें। आप सबके बारे में चिंता जब हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं, हमारे संगठन के सब लोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल हो, उस बात के लिए सब लोगों की एक इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने की दृष्टि से सरकार की ओर से जो भी किया जा सकता है वो प्रयत्न करने की हम कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहता हूँ। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों के लिए भाजपा सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो लोग यूपीए सरकार के समय 1 या 2 रुपए की मूल्य वृद्धि होने पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे, वे आज पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में हो रही अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भी चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति करती है। इन्हें आम आदमी के दुखों से कोई सरोकार नहीं है। एक समय था जब एलपीजी सिलेंडर जो है करीबन 450 रुपए का आता था। आज वो 1000 रुपए जो है टप चुका है। चाहे पेट्रोल है, डीजल है, उनकी कीमतें आज आसमान छू रही है। एक समय था जब 2 या 3 रुपए की वृद्धि भी यूपीए के समय में होती थी, तो समय के जो तत्कालीन नेता थे, चाहे सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली जी थी, वो ज़मीन पर आकर जो है धरना प्रदर्शन करते थे और सरकार के खिलाफ विरोध करते थे और लोगों का जन समर्थन इस मुद्दे पे प्राप्त करने की कोशिश करते थे।
मगर उस समय में और आज के समय में कितनी डिफरेंसेस जो है वो प्राइसेस के अंदर आए हैं वो हम सबके सामने हैं। ये सरकार जो है बोलती कुछ है, करती कुछ है, तो निश्चित तौर से इनका हर चीज़ में केवल लोगों को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से लोगों को बांटने का प्रयास रहता है, पोलराइज करने का प्रयास रहता है, और जो भी मुद्दों पर भी अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ पर सबको अपनी आवाज़ रखने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने रामपुर उपमंडल के अति दुर्गम पंचायत काशापाट के पंचायत घर पाट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विशेष अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने समावेशी समाज में बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला व स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने लिंग अनुपात और बेटियों की शिक्षा और सामाजिक संतुलन में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना की और आधुनिक युग में समानता एवं शिक्षा के अहम योगदान पर बेटियों की प्रशंसा की। उन्होंने समस्त समाज से अनुरोध किया कि बेटा बेटी में किसी भी तरह का भेदभाव न करें और समाज में बेटियों के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश पहुंच सके। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। कोई भी नेता अगर राजनीति करना चाहता है तो उसको सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। संजय टंडन ने भाजपा कार्य समिति के सदस्यों को सोशल मीडिया की जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया सभी के लिए नए रास्ते खोलता है और आने वाले 2022 के चुनावों के लिए सोशल मीडिया का मिशन रिपीट में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। जिस वक्त हम जो पहले कन्वेंशनल मेथड्स को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हमारे मन में आता है कि हम व्यक्ति के साथ संवाद कैसे करें, उसके साथ आगे कैसे बढ़े। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आप उस बच्चे के साथ बातचीत कैसे करते हैं? अगर आप सब लोग ध्यान से इस चीज के बारे में सोचें, आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। बच्चे से बात करते हुए आप डिफरेंट तरह की ट्यून्स निकालते हैं, आप डिफरेंट ढंग से बात करते हैं, आप डिफरेंट तरीके से झुकते हैं नीचे, आप झुक के उसको उठाते हैं, पकड़ते हैं। ये सबसे बड़ी एक माँ बाप के तौर के ऊपर आपकी क्वालिटी है कि आप बच्चे से इंटरैक्ट करने के लिए बच्चे के स्तर तक चले जाते हैं। तो राजनीति में अगर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट करना है तो उसको भी उसके स्तर पे जाना पड़ेगा। आप सब लोग रोज मिलते होंगे, एक इंडस्ट्री वाला मिलने आता है तो आपका बात करने का ढंग अलग होता है, एक कोई कॉलोनी वाला आता है उसके साथ अलग होता है। तो क्या हम सोशल मीडिया को एक अलग ढंग से नहीं देख सकते? ये हमारे मन के अंदर एक ऐसी वो बन गई कि हमने कुछ लोगों ने सोच लिया कि ये हमारे लाइन की बात ही नहीं है। वो ठीक भी हैं, खासतौर के ऊपर जो 60-70 वर्ष से ऊपर के हैं, वो इन चीजों को कभी मानते नहीं थे। मुझे ध्यान आता है कि जब मैं अपने पिताजी से बात करता था कि पिताजी आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, पिताजी कहते थे काका असि फेसबुक तो की लेना है, उसी तो फेस ही चला रहे हैं। तो लेकिन अब क्या हो गया कि लोग मिलते कम हैं, फेसबुक पे ज्यादा दिखते हैं। जिला शिमला में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी तक करीब 31,000 लोगों के कार्ड बन चुके हैं। यह जानकारी सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने मीडिया के समक्ष साझा की। उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील की है कि जो भी लोग इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता रखते हैं वह 31 मार्च से पहले अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में कार्ड बनवा लें। आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है
जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। जिला शिमला में इन दिनों जो लोग योजना के लिए पात्रता रखते हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सीएमओ शिमला सुरेखा चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में करीब 47,500 लाभार्थी हैं, जिनमें से करीब 31,500 लोगों के कार्ड बना दिए गए हैं और शेष बचे लाभार्थियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि 31 मार्च से पहले अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा लें और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से भी लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड्स हैं, ये हमारी भारत सरकार की जो एक बड़ी अच्छी स्कीम लागू हुई थी। ये 2011 के सेंसस पर आधारित है और उसके तहत जो उन्होंने पूरा लाइन लिस्ट बनाया था उसके सेंसस के डाटा के अनुसार उनके बनने थे। तो हमारे यहाँ पे लगभग 47,500 लाभार्थी हैं शिमला ज़िला में, जिनमें से अब तक हमने 67% लोगों के बना दिए हैं। जो इसमें से बाकी लोग हैं तकरीबन हमने 31,500 के बना दिए। जो बाकी बचे हुए हैं उनका हमने आजकल बना रहे हैं। और क्योंकि इसकी जो विंडो है पूरे साल भर में बहुत लिमिटेड सीमित अवधि के लिए ओपन रहती है, यही मार्च तक आई थिंक ये विंडो कोई इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जो हमारी पुरानी उससे हमें पता है कि 31 मार्च तक ये विंडो बंद हो जाती है। तो इस दौरान ही ये कार्ड्स जो हैं ये इशू होते हैं। तो जो भी इसमें लाभार्थी, हमने इसकी लाइन लिस्ट हमने अपने ब्लॉक स्तर पर सारे BDOs BMOs के साथ और इवन कि हमने प्रधान के साथ BMOs के माध्यम से शेयर किए हैं। और वैसे ही मैंने पर्सनली यहाँ पे MC में जितने हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ शेयर किए, क्योंकि MC एरिया में भी लगभग हमारे 8,000 प्लस लोग अभी तक हैं, फैमिलीज़ हैं जिनके अभी तक कार्ड्स नहीं बने हैं। तो इसमें क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसमें मेडिकल बेनिफिट अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक का मेडिकल बेनिफिट जो इसके लाभार्थी जो फैमिली है वो सारे मेंबर्स 5 लाख तक का पर ईयर हर साल इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उनके तहत ले सकते हैं। तो ये अच्छी स्कीम है। तो इसका फ़ायदा उठा के आप लोगों के माध्यम से मैं सारे जो लाभार्थी हैं उनसे यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि वो इसका फ़ायदा लें और ये जल्द से जल्द अपना जो अब तक गोल्डन कार्ड बोलते थे, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आई है कि आयुष्मान कार्ड से ही अब कहलाया जाएगा, तो वो बनवा लें, क्योंकि ये सीमित अवधि के लिए ही ये पॉसिबल रहेगा। और इसलिए ये जो भी निकटतम उनका लोकमित्र केंद्र है वहाँ जाके बनवा लें और मात्र उन्हें 30 रुपये में ये कार्ड बना दिया जाएगा लोकमित्र केंद्र से। और हमने जो IT विभाग है उनसे भी बात की है, तो उन्होंने लोकमित्र केंद्र के जो ऑपरेटर्स हैं उनको डायरेक्शंस गए हैं और वो आजकल ये हम कैंप मोड में कर रहे हैं। तो अब तक हमने जैसे सारे महीने भर के कैंप्स हमने प्लान किए थे और वो चल भी रहे हैं इस टाइम फील्ड लेवल में। और हम डेली बेसिस पे हम लगभग 500-800 कार्ड्स डेली बेसिस पे बना रहे हैं। तो वो आपका एक अच्छा मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपने सारे जो इसमें बेनिफिशरीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसका फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपना कार्ड बनवा लें। हिमाचल प्रदेश में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन स्कूलों में छात्रों के लिए मिड डे मील बनाना अभी भी एक चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए शिमला के खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने मिड डे मील वर्कर्स के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स को स्कूलों में खाना बनाते समय क्या सावधानियां बरती जाए इसके बारे में अवगत करवाया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आने वाले दिनों में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। कोविड काल में खान पान के नियमों और स्वच्छता को लेकर नगर निगम शिमला के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के रेहड़ी फड़ी वालों के अलावा शिमला व कसुम्पटी के स्कूलों के मिड डे मील वर्कर्स के लिए शिमला में कार्यशाला आयोजित की गई है। नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर विजया ने बताया कि कोरोना काल में स्कूलों में मिड डे मील में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, जिसके लिए इन वर्करों को ट्रेंड किया जा रहा है। वहीं इन्हें खान पान संबंधी स्वच्छता को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको फास्टैग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की ओर से शुद्ध खान पान पर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हमने खाद्य सुरक्षा से लेकर जुड़े जितनी भी जानकारियां हमारे मिड डे मील वर्कर्स के लिए स्पेशली उनके लिए आयोजन करा है। और अभी हाल ही में स्कूल जैसे खुलने वाले हैं और धीरे धीरे मिड डे मील भी अभी शुरू होने वाला है सबको बच्चों के लिए। तो हमने एक विभाग की तरफ से एक पहल करी है जिसमें हमने इनको पूरी ट्रेनिंग प्रदान करने की कोशिश करी है कि कैसे आप अपने स्कूल में खाना बनाएं और क्या क्या एहतियात बरतें। हमारा कोविड पैंडेमिक
पैंडेमिक चला हुआ है, इसके साथ चलते चलते हम स्कूल खोल रहे हैं और साथ में पूरा कोविड से भी सावधानी बरतनी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मिड डे मील जो बनेगी बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में, वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि इन सावधानियों को बरतते हुए हमें जो है वो अच्छा और सही तरीके से खाना जो है वो बच्चों तक पहुंचाना है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग कोविड की जो भी सावधानियां बरतनी हैं वो हम इन मिड डे मील वर्कर्स को सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्या सावधानियां खाना बनाते हुए जो है वो ध्यान में रखनी है। साथ ही जो ये खाना बनाने की विधि है इनकी, उस पर भी इनको जानकारी दी जा रही है। किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने हैं उस पर भी जानकारी दी जा रही है। किस तरह का राशन स्कूल के लिए ख़रीदना है जो कि हेल्थ वाइज जो है वो बेनिफिट दे, वो सारी जानकारी हम इसमें सम अप कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से दी जा रही है तथा इनको हम वहाँ से सर्टिफिकेशन जो है वो इशू होगी इनकी ट्रेनिंग के बाद। शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। प्लांट में लगने वाली मशीनों को लेकर कंपनी के इंजीनियरों ने दौरा किया था। यहां जल्द ही मशीनें लगाई जाएंगी, जिसके बाद मार्च माह तक अस्पताल में ही ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा। यह जानकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान ने दी। दीनदयाल अस्पताल के एमएस डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगने से मरीजों को अब ऑक्सीजन के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। एमएस ने बताया कि कोविड काल में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत पड़ती थी। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को दिन में 2 बार मंडी या आईजीएमसी अस्पताल से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ती थी, जिसमें काफी समय लग जाता था। लेकिन अब अपना ऑक्सीजन प्लांट लगने से अस्पताल प्रबंधन को ऑक्सीजन की चिंता नहीं सताएगी और मरीजों को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। एमएस ने बताया कि यह प्लांट अस्पताल की ओपन पार्किंग में लगाया जाएगा। बता दें, यहां पर लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में 250 से 300 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा, जिससे वहां आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल में 6-7 जगह पे सैंक्शनड है। इनमें से डीडीयू हॉस्पिटल भी एक है जिसमें 300 पीएसए का ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। इसके लिए कंपनी का क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा है और जो कंपनी है, जिस कंपनी ने इंस्टॉल करना है, उसका टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पे सब कुछ देख के गया है और बहुत जल्दी, क्योंकि उस बाहर से प्लांट आएगा, ये उसके सब कुछ क्रेन वगैरह का प्रबंध भी करके गया है। क्रेन से उठा के इसको जल्दी ही ये इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है। हिमाचल के कुछ जगह पे लगना शुरू हो गए हैं, तो रिपन में भी मुझे लगता है कि विद इन अ वीक ये इंस्टॉल हो जाएगा। जिला शिमला में चाय, परांठा व अन्य खाने पीने की चीजों के दामों में मनमर्जी बढ़ गई है। शिमला के कई ढाबों में चाय के दाम 15 व समोसा 20 रुपए और परांठा 40 रुपए में परोसा जा रहा है, जो कि तय दामों से काफी अधिक है। वहीं इन बढ़े हुए दामों और ढाबा मालिकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने में जिला प्रशासन भी पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है। शहर में कुछ ढाबों और होटल मालिकों की इस मनमर्जी पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दामों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तय करता है। जिला प्रशासन पूर्व में दामों को तय और नियंत्रित करता था, लेकिन दिसंबर के बाद सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मिलने वाली शक्तियों को लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं की है, जिस वजह से जिला प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। रेट्स जिला प्रशासन पहले तय करता था चीज़ों की, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर 2 ऑर्डर्स बने हुए हैं, उसके तहत ही जो है वो ज़िला प्रशासन रेट तय करता था और चेकिंग वगैरह करता था। वो जो ऑर्डर्स थे वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको जो है वो एक्सटेंड करती थी, पर 31 दिसंबर के बाद वो ऑर्डर्स जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं करे हैं। तो उन ऑर्डर्स को एक्सटेंड नहीं करने की वजह से जो है प्रशासन जो है अब ना तो रेट तय कर पा रहा है और ना ही जो है चेकिंग कर पा रहा है। तो ये जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये लोगों ने अपने लेवल पे खुद बढ़ाए हैं और इसमें जो है प्रशासन के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं की गई है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, ढाबा व होटल मालिकों की मनमर्जी का खामियाजा आम जनता को अपनी जेब काट कर चुकाना पड़ रहा है और उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार या जिला प्रशासन मनमर्जी करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए कोई फरमान जारी करता है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी लोगों को और सताने वाला है। हालांकि कुछ दिनों से मौसम साफ चल रहा है, लेकिन आने वाले सप्ताह में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22-23 फरवरी को मध्यम ऊंचाई वाले जिलों मंडी, कांगड़ा, शिमला में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जबकि 23 से 28 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश में अभी तक सर्दी के मौसम में 58% कम बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और अच्छी बर्फबारी होगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर 26 से 28 फरवरी के बीच में ज्यादा होगा, जिससे ठंड लोगों को एक बार फिर से सताने वाली है। प्रदेश में इस बार बर्फबारी और बारिश कम होने से बागवान चिंता में है। ऐसे में अगर फरवरी के अंत में अच्छी बर्फबारी होती है तो इसका फायदा बागवानों को हो सकता है। साथ ही वीकेंड के चलते पर्यटक भी बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल का रुख कर सकते हैं। हालांकि सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर्स के पूरे होने की मौसम केंद्र शिमला ने उम्मीद जताई है। इन जो लास्ट 24 आवर थे उसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। अभी आने वाले दिनों में भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी, जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में 21 तारीख से हो सकता है। अभी जो मौसम है आज और कल तो मोस्टली थोड़ा ड्राई रह सकता है, लेकिन जो WD का इफेक्ट है मेन वो 21 तारीख से होगा 21 को, और इसके बाद भी एक लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, जिसकी वजह से जो लगातार है 21, 22, 23 तारीख को, 24 को भी थोड़ा वेदर जो है वो ख़राब रहेगा। जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं या हाई हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पर ही कुछ एक जगह पे जो बारिश जहाँ अपने ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है। जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें थंडर के साथ लाइटनिंग भी हो सकती है और ओलावृष्टि होने की भी पॉसिबिलिटी है। ओलावृष्टि जो है वो जो 5वां दिन होगा, यानी कि जो 22 या 23 तारीख को जो है वो प्रोबेबिलिटी रहेगी ओलावृष्टि होने की भी। और उसके बाद जो अपने जो मंथ का एंड होगा, जैसे कि 26, 27, 28 तारीख को जो बारिश या स्नोफॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उस टाइम में जो WD है लग रहा है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर सकती है, जिसमें वेदर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के साथ ही सभी निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की नियमित कक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में अब छात्रों को भी यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी कक्षाएं कब सुचारू रूप से शुरू होगी। छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन से बार बार विश्वविद्यालय को खोलने की अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं। मार्च माह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को छात्रों के नियमित कक्षाओं के लिए बंद कर दिया गया था। लगभग 1 साल का समय हो रहा है कि छात्रों के ऑनलाइन माध्यम से ही कक्षाएं लगाई जा रही है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हुई है। अब छात्र संगठन इसी बात को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से HPU को खोलने की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठन NSUI के महासचिव यासीन भट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है कि वह क्यों छात्रों की पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की है कि छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू नहीं रख पा रहे हैं। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान खुल चुके हैं, तो फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को खोलने में क्या दिक्कत प्रशासन को है? छात्रों को यह समझ नहीं आ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो आप 100% पे तभी खोल दिया था जब कोविड पीक पे था, लेकिन आज कोविड एक तरीके से पीक पॉइंट से भी नीचे आ रहा है। वैक्सीन हमारे पास दो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं आप, वो वैक्सीन आ चुके हैं, इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय नहीं खुल रहा है। पहली बात ये। दूसरी में हम विश्वविद्यालय प्रशासन के हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 तारीख को इसी की मीटिंग होती है, 9 तारीख को नोटिफिकेशन आती है। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना सुस्त पड़ चुका है कि 4 दिन सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने के लिए, लाइब्रेरी के निकालने के लिए इनको लगता है। 9 तारीख को नोटिफिकेशन निकालने के बावजूद भी उस नोटिफिकेशन पे मेंशन नहीं किया जाता है कि लाइब्रेरी कब खोली जाएगी। उसके बाद तकरीबन 17-18 तारीख को जो लाइब्रेरी खुलती है, मतलब 15 दिनों का टाइम पीरियड लगता है एक लाइब्रेरी पुस्तकालय खोलने को। NSUI का क्लियर स्टैंड है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक सत्र है वो तुरंत चालू होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जरूरी हैं। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इश्यूज रहता है। जो हमारा टेरिटरी है हिमाचल प्रदेश का, जो पूरा स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें कहीं भी मैम जो है नेटवर्क प्रॉपरली होता नहीं है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए दूसरा, हॉस्टल जल्द से जल्द खुलने चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय तो इन्होंने खोल दिया, हमने पहले भी डिमांड करी थी। हम चाहते हैं कि हॉस्टल जितना जल्दी हो सके हॉस्टल खुलना चाहिए।
वहीं एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार का कहना है कि एचपीयू को खोलने को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को एचपीयू ने अप्रोच किया है। विश्वविद्यालय को बंद करने के आदेश भी वहीं से जारी हुए थे, तो अब खोलने को लेकर भी आदेश वहीं से जारी होगा। वहीं सरकार के आदेशों और दिशा निर्देशों का भी इंतजार एचपीयू को है। जल्द ही विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज जहाँ तक सवाल है तो गवर्नमेंट ने इसकी डायरेक्शन दे दी है खोलने की, और जब यूनिवर्सिटी बंद हुई तो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही बंद करने का निर्णय लिया था। तो अभी हमने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपने स्तर पर जो है इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहा है कि कब से विश्वविद्यालय खोला जाए। गवर्नमेंट की डायरेक्शन का भी हम वेट कर रहे हैं। राजधानी शिमला में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शराब और भांग के नशे में एक साधु ने कुछ लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। मामला शिमला की कुसुमती थाना चौकी के अंतर्गत आने वाले पंथा घाटी क्षेत्र का है, जहां वीरवार शाम एक साधु शराब और भांग के नशे में इतना चूर था कि उसने अपने आसपास मौजूद कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, जिसके बाद लोगों ने साधु की खूब पिटाई कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत मिलते ही साधु को पकड़कर उसका मेडिकल करवाया गया, जिसमें शराब और भांग के नशे की पुष्टि हुई। उसके बाद जैसे ही साधु को होश आया, उसे उसके घर पर जमानत के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि साधु अपने होश में नहीं था और नशे में चूर साधु को अपने आसपास के माहौल का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। ऐसे में जब उसने गाड़ियों के शीशे तोड़े तो लोगों ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।